हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रिलियंट लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। आज हम लोग क्लास 12 का जो सॉलिड स्टेट का अपना चैप्टर चल रहा है उसका 7th लेक्चर आज हम लोग डिलीवर करने वाले हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एक रेडियस रेशियो। तो उस रेडियस रेशियो से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन यानी यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और अगर सीबीएसई वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, लाइक जेई मेन्स। एडवांस की तो बात नहीं कर रहे, मेन्स में तो आ सकता है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनायन, तो अपने को रेडियस ऑफ एनायन निकालना है। एनायन यानी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का रेडियस अपने को कैलकुलेट करना है, जिसका क्यूबिक लैटिस है यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर अपन को दिया गया है, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, वो कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और दिया हुआ है रेडियस ऑफ केटायन 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल ए और उसके ऊपर में एक छोटा सा डिग्री, ठीक है। ये सिंबल मेरे को इसमें लैपटॉप में मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको फिर नाम ही लिख दिया है। वैसे इस एंगस्ट्रॉम को जनरली आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 75 एंगस्ट्रॉम या फिर ऐसा भी लिख के दे सकता है 75 पिकोमीटर, ठीक है। ये पिकोमीटर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं। एंगस्ट्रॉम वाला नया है तो बता देता हूँ। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो हाँ, एंगस्ट्रॉम जो है वो पिकोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर कुछ चीजें पता चल गई, अच्छी वाली एक्स्ट्रा वाली। चलो तो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पर बोला है कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ एनायन। दिया हुआ है रेडियस ऑफ केटायन, कितना दिया हुआ है 75 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मीटर में तो 75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली मीटर में कन्वर्जन की। रीजन ये है कि भैया यहाँ पर सिर्फ यही दिया और ये निकालने बोला है। अब यही लग रहा होगा ना, यहाँ पर ध्यान दो आप। यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने याद है वो टेबल में पढ़ा था, ठीक है। उस टेबल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर उस कंपाउंड के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी लास्ट क्लास में, तो अगर उसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में उसका जो रेडियस रेशियो निकलेगा, वो रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो उस रेडियस रेशियो की वैल्यू वेरी करेगी 0.225 से लेकर 0.414 तक। ये पढ़ा था हम लोगों ने, याद है आपको क्या पढ़ा था, याद है वो टेबल में पढ़ा था कि भाई अगर किसी का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ तो उसका रेडियस रेशियो वेरी करता है कहां से कहां तक, 0.225 से लेकर 0.414 तक। अगर वो ऑक्टाहेड्रल तो उसका वैल्यू वेरी करता था 0.414 से लेकर 0.732 तक। क्यूबिक है तो 0.732 से लेकर 1.000 तक। तो वहीं से मैंने यहाँ रेडियस रेशियो निकाला फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए उसका रेडियस रेशियो कहां से कहां वेरी करेगा, 0.225 से लेकर 0.414 तक। यहाँ पर ये जो क्यूबिक लैटिस दिया है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है जिसने पीपीटी स्लाइड बनाया है उसने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया है। यहाँ पर क्यूबिक लैटिस नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपली आएगा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनायन इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इफ इट्स रेडियस ऑफ केटायन इज 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो होता है R+/R-, ये होता है कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.225 से लेकर 0.414 तक। यानी 0.225 से लेकर, यानी 0.225 से ये बड़ा होगा या बराबर होगा और रेडियस रेशियो, और ये छोटा होगा 0.414 तक। ये आया समझ में, आपको नहीं आया, मैंने क्या बोला, रेडियस रेशियो वेरी करेगा 0.225 से लेकर 0.414 तक। इसका मतलब रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो 0.225 से बड़ी या बराबर होगी, बड़ी होगी और बराबर होगी, ये दोनों होगी, याद रखना। क्यों होगी भैया, क्योंकि समझाया था जो पहला वाला जो डिजिट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको, हाँ चलो मैथ्स वाले बताओ तो भैया, स्टैट्स में आप लोग पढ़े हुए हो, क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट, याद आया। तो लोअर लिमिट हमेशा, अगर लोअर लिमिट नेक्स्ट आने वाला यानी कंसेक्यूटिव जो आपका क्लास बन रहा है उसका लोअर लिमिट सेम है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट
अपर लिमिट नीचे वाले का लोअर लिमिट है, तो ऐसे कंडीशन पे जो लोअर लिमिट बनता है वो लोअर लिमिट नेक्स्ट वाले में इंक्लूड जरूर होता है, यानी कि लोअर लिमिट यहाँ पर काउंट होगा। मैं आपको कल ये समझा चुका हूँ, आज मैंने वर्ड यूज किया, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, याद होगा तो, कि भाई इसको काउंट कंसिडर करते हैं, याद रखना बस, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला जो अपर लिमिट है वो सिर्फ काउंट नहीं होगा, उससे छोटा होगा, ये एग्जैक्ट ये वैल्यू काउंट नहीं होगी इसमें, लेकिन इससे छोटी वाली वैल्यू इसमें काउंट हो जाएगी। तो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब एक बात बताओ, 0.225 लेस देन इक्वल्स टू आर प्लस की वैल्यू निकालनी है अपने को। आर माइनस की वैल्यू शायद तक दी हुई है, आर माइनस की दी हुई है ना, नहीं एक्चुअली आर प्लस की वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ कैटायन ये दिया ना, रेडियस ऑफ कैटायन की वैल्यू दी हुई है और आर माइनस निकालना है अपने को, ठीक है। तो आर प्लस की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर मैं आर प्लस की वैल्यू लिख लेता हूँ, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आर प्लस की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आर प्लस की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है आर प्लस की वैल्यू, 75 एंगस्ट्रॉम। तो आर प्लस की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्योंकि रेशियो है फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसलिए उसको चेंज नहीं किया था। आर माइनस की वैल्यू निकालनी है, लेस देन 0.414। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। नेक्स्ट है 0.225 लेस देन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस वैल्यू को अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ना चाहो तो चेंज मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि भैया वो रेशियो है, तो आपने ऊपर में जिसकी वैल्यू ली होगी, जिस भी वैल्यू को आपने ऊपर में ली है वही वैल्यू नीचे भी आएगी। तो ऊपर में क्या वैल्यू ली थी, एंगस्ट्रॉम, तो आपने जो रेडियस निकालेगा, यानी सॉरी आप जो रेडियस निकालोगे आर माइनस का, उसका भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, आर माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आर माइनस तो ऊपर होना चाहिए ना, अगर वैल्यू निकालनी है तो वही करते हैं। तो हर जगह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0.225 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/0.225। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, r माइनस अपॉन 75। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/0.414। ये तो हो गया भैया, खाली नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, इसका जो साइन दिया उसका भी रेसिप्रोकल होता है। तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा उल्टा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर लेस देन का साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, लेकिन वैल्यू तो सर आर माइनस की निकालनी है, और यहाँ पर तो 75 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें सब में 75 से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह, ठीक है। तो ऊपर वाले पहले वाले मल्टीप्लाई किया 75, तो 75/0.225 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर माइनस। अब यहाँ पर देखो अगर 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 75 ये 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ आर माइनस बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर माइनस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 डिवाइडेड बाय 41 यानी 0.414। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 0.225, इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसको आंसर आएगा 333.33, ठीक है। क्या आ रहा है, 333.33, ये वैल्यू है इसकी। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर माइनस ग्रेटर देन, अब इसको डिवाइड करो 75 डिवाइडेड बाय 0.414, तो इसकी वैल्यू आएगी 181.159। ये 3333 चलते रहेगा कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर आर माइनस की वैल्यू क्या मिली, तो देखो आर माइनस की जो वैल्यू आई अपनी रेडियस ऑफ कैटायन आया कि भाई 181 यानी 181.159 से बड़ी होनी चाहिए, यानी आर माइनस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए किससे, 181.159 यानी 16 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, 333.33 से। तो आर माइनस यानी रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू क्या मिली, रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू आएगी 181.16 से लेकर 333.33 तक। क्लियर हुआ। अगर मैथ्स वाला कोई बंदा है तो मैं उसको अगर लिख कर बताऊं तो ध्यान देना, इसको अगर मैं ब्रैकेट के टर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 181.16 और ये स्टार्ट होगा ओपन ब्रैकेट से, ठीक है, और वैल्यू जाएगी 333.33 विथ क्लोज्ड ब्रैकेट। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान दो, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो वैल्यू से आपने स्टार्ट किया उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उसके आगे की वैल्यू आपको लेनी है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू वहां पर लिखी गई है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि इक्वल्स टू। क्लियर हुआ। तो ये आपका सेट बन रहा है यहाँ पर, यानी ये वैल्यू हुई, ये आंसर हुई आपका।
आपको जरूरी नहीं है ये लिखना, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया ताकि मैथ्स वालों को लगे कि हाँ भाई थोड़ा कुछ तो यूज हो रहा है ना मैथ केमिस्ट्री में भी, अदर देन कैलकुलेशन। तो ये हालांकि आपको ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, यानी यही एक्चुअल में आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का अपना टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ पर ध्यान देना, पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। देखो, पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैक करना। एफिशिएंसी यानी क्षमता, यानी कुल मिलाकर एक क्यूब कितना टाइटली पैक है, समझ में आया आपको, यानी एक क्यूब कितना टाइटली पैक है। तो एक कैसे ये क्या पैक वैक की बात कर रहे हैं, अरे भाई वो वाला पैक नहीं है, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, वो वाला पैक नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, इधर उधर के अलावा। तो वो ये क्या है, सिंपल क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक ले लो आप सीधा सीधा। तो आपने क्यूबिक में चार तीन पढ़े, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था कि तीनों का जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है, कंसिडरेशन वाला। तो सिंपल क्यूबिक में वॉल्यूम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम 1 है, बॉडी सेंटर्ड का भी वॉल्यूम सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम 2 है, फेस सेंटर्ड भी सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम 4 है। तो एक ही क्यूब में, उतने ही बड़े क्यूब में आप एक एटम रखिए, उसमें दो एटम रखिए, उसमें चार एटम रखिए, तो भाई तीनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है डेफिनेटली अलग अलग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अभी कैसा बात करें, अरे भाई पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब सिंपल मतलब होता है कि एक क्यूब, कोई भी एक क्यूब या कोई भी एक यूनिट सेल कितना टाइटली पैक है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है, समझ में। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कोई भी एक यूनिट सेल कितना टाइटली पैक है, यानी कितने स्पेस को एक पार्टिकल ने घेरा हुआ है, और इसको किसमें कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी एक यूनिट सेल में कोई भी पार्टिकल जो प्रेजेंट है, वो पार्टिकल उसके क्यूब के कितने टोटल स्पेस, कितना टोटल स्पेस ना, ये टोटल वाला एटम वाला, तो टोटल स्पेस कितना उसने घेरा हुआ है, अगर उसी चीज को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles or atoms in unit cell is called packing efficiency। क्लियर हुआ। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करोगे, अरे अभी तो बताया, क्या बोला मैं, कि कितने एटम यानी कितने टोटल एटम या स्फीयर या पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, किस चीज का, क्यूब का, क्योंकि क्यूब में तो प्रेजेंट है ना, और क्योंकि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इनटू 100 कर दो, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितने प्रेजेंट है टोटल ना, एक का नहीं बात कर रहा हूँ, टोटल। जैसे सिंपल क्यूबिक की निकालेंगे तो टोटल उसमें एक ही आइटम है, बॉडी सेंटर की निकालेंगे तो टोटल उसमें दो आइटम है, तो 2 हो जाएगा और इंटू एक का इस वॉल्यूम। वैसे ही फेस सेंटर में निकालेंगे तो 4 इंटू और एक का वॉल्यूम, ऐसा करेंगे, समझ में आया। और अगर सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हो तो 1 इंटू और एक का वॉल्यूम, ऐसा वाला। तो टोटल एटम, टोटल कितना एटम, जो जितना भी एटम है उस एटम ने टोटली कितना वॉल्यूम उसमें ऑक्यूपाई किया है, और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये अपने को करना है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको पहले ही समझा दूं तो भैया ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। अब इसमें मैथ्स और बायो वाला कोई खेल नहीं है भैया, याद रखियो, ठीक है। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, आपको लग रहा होगा अरे यार ये पूरा तो कैलकुलेशन भरा है, पूरा का पूरा तो वो है, मतलब क्या मैथ्स वालों का फायदा है केमिस्ट्री पढ़ने में, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली 12th क्लास में तो और नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में लास्ट के 2 चैप्टर्स जो कि हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला, ठीक है, यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला, वो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बायो वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो बायोमोलिक्यूल, आपको याद होगा बायो वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल, बायोलॉजी में, है ना, लगभग वही चैप्टर, लगभग मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक नहीं पूरा चैप्टर ही लगभग, वो पूरा का पूरा चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे फिर से, बायोमोलिक्यूल। ये तो पूरा बायो वालों को मतलब एक 2 चैप्टर में तो चांस मार लिए, बाजी मार लिए। एक तो आपका ये बायोमोलिक्यूल वाला और दूसरा वही केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला, उसमें दोनों में पूरा बायो भरा हुआ, पूरा का पूरा बायो भरा। और मैथ वालों का फायदा क्या है, तो मैथ वालों का फायदा ये है कि लाइन से जो 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, लाइन से जो 4 चैप्टर पूरे न्यूमेरिकल है, ये मैथ्स वालों का फायदा, तो बैलेंस करके चल रहा है। हालांकि आपको एक और बेनिफिट बता दूं कि अगर आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं बनते, जो कि मैक्सिमम बच्चे से नहीं बनते, तो उसका 2 रीजन होता है। एक तो डर वाला, ठीक है, कि भैया देख के डर जाते हैं, अरे यार नहीं बनेगा, अरे यार ऐसा करोगे तो नहीं बनेगा, सीधा बात, ऐसा मत करो, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं करता कोई, उनको ऐसा लगता है अरे यार इजी तो फॉर्मूला दिया पुटअप करें। नहीं ना, बेसिक फर्क यही है, पता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में या मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या बेसिक फर्क, बेसिक फर्क ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देगा, गिवन निकालना, फॉर्मूला पुटअप करना, आ जाएगा आंसर।
फिजिक्स में भी ऐसे ही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है फिजिक्स का मैथ के कंपैरेटिवली, कि भाई वैल्यू दी हुई है, वैल्यू को रखो, फॉर्मूला में पुट अप करो और आंसर निकालो। केमिस्ट्री में के न्यूमेरिकल में भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यही पैटर्न है। न्यूमेरिकल दिया, गिवन निकालो, फॉर्मूला पुट अप करो। प्रॉब्लम केमिस्ट्री में क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है केमिस्ट्री में कि कौन से फॉर्मूले पे पुट अप करना है। उस फॉर्मूले में पुट अप करने के लिए आपको उसको सूट करना पड़ेगा, यानी उसको बनाना पड़ेगा वैसा, सुटेबल बनाना पड़ेगा वैसा। आपको मैं जो जितना भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो इजी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपके बोर्ड लेवल का। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे ढीठ किस्म के नहीं होते, क्या ले तो मेरे को बना के दिखा दे बोले, ठीक है देखता हूँ कितना पढ़ा है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके न्यूमेरिकल ना थोड़े उटपटांग होते हैं। उसमें क्या होता है ना कि उसके न्यूमेरिकल को आपको, जैसे आपको कुछ लेट सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है एक्स की, उसमें ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये फॉर्मूला है, एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट पुटअप करना है, गिवन निकाल लिए आप। अब दिक्कत ये है कि गिवन को डायरेक्टली आप एक्स में पुटअप नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। इसमें आपको एक्स में पुटअप करने के लिए पहले वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वाई की वैल्यू को आप एक्स में पुटअप करोगे, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस यही पंचायती होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता न्यूमेरिकल में। अभी तो क्या इजी इजी है ना, अभी स्टार्टिंग है ना बेटा, ये स्टार्टिंग में सब इजी लगता है, ठीक है। जिसको टफ लग रहा होगा उसके लिए बात अलग है। तो आप एक काम करना, वैसे ही केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगभग पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर में 10 से 15 नंबर का आता है एवरेज। एवरेज अगर काउंट करें अपन तो 10 से 15 नंबर मैक्सिमम का ही न्यूमेरिकल आ रहा है, मतलब अभी तक में, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनता तो ये 10-15 के लायक आप एक ये तो मान के चलो पहला कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो तो थ्योरी को इतने अच्छे से करो कि सारा थ्योरी आप अटेम्प्ट कर पाओ एटलीस्ट। इन्हें अटेम्प्ट करना है ना, सही अटेम्प्ट करना, कुछ भी फेंक फाक के नहीं आना है ना भैया, वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता इसमें, ठीक है। तो इसमें अटेम्प्ट करना है ना, पूरा अटेम्प्ट करना है अच्छे से। और इसके अलावा ये है कि आप न्यूमेरिकल कि गिवन तो एटलीस्ट लिख ही सको कम से कम, ठीक है। चलो वापिस टॉपिक पे आते हैं, बहुत हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है आइदर 22/7 और या फिर 3.14। आर क्यूब में से आर क्या है, तो आर रेडियस है। किस चीज का रेडियस है, तो ऑब्वियसली यार ये किस चीज का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का ही तो रेडियस होगा ना भैया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर का होल क्यूब करना है आपको, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे टॉपिक पढ़ते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट पीपीटी में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग इस पे आगे बढ़े अब, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोगों को पता है कि तीन टाइप का अपन, हम लोगों ने पढ़ा तीन टाइप का होता है क्या, यूनिट सेल। तो तीनों टाइप के यूनिट सेल में हम लोग काउंट करेंगे कि उनका पैकिंग एफिशिएंसी कितना कितना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम और स्फीयर प्रेजेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, यानी ऊपर में जितने एटम प्रेजेंट है इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इनटू 100, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसका बनाऊं तो पैकिंग एफिशिएंसी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम जो कि स्फीयर के फॉर्म में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, कितने बार पढ़ चुके हैं, इनटू 100। तो इसको सॉल्व करो, कितना इजी है सॉल्व करना, है कि नहीं। तो देखो कितना इजी, सॉल्व करो भाई, आ जाएगा ये 4, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 इंटू ए क्यूब और ऊपर में क्या आएगा इंटू पाई और इंटू आर क्यूब और इंटू 100। 1 इंटू 1 इसको फायदा तो है नहीं, मतलब वही आएगा सेम। तो ये आ गया आपका आंसर, है कि नहीं, कितना इजी। अरे भैया ये आंसर नहीं लाना है, आंसर पूरा नंबर में आएगा, ठीक है, परसेंटेज में, मैंने पूरा एक्चुअल में नंबर आएगा कि 50 60 70 80 इस टाइप का नंबर आएगा भैया आंसर में, समझ में आई है कुछ। तो फिर तो अब ये आएगा कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो लाओगे कैसे। तो यहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो चलो 4/3 डिवाइड कर दूंगा, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा 22/7 या 3.14, उसमें भी मेरे को दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भैया ए और आर में। अब यहाँ पर एक बात देखो आप, ए और आर दोनों अलग अलग चीजें, तो क्या दोनों कटेंगी आपस में, मतलब ए और आर को काट सकता हूँ क्या, तो नॉर्मल तो कटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लूं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लूं और उस रिलेशन को अगर मैं वहां पर यूज करूं
तो फिर वो कुछ गायब हो सकता है। यानी कि लगभग जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर ए का कुछ रिलेशन निकाल लिया कि ए की वैल्यू भाई इतनी होती है, अब उसको मैंने वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ आर ना, ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आर, यानी ए और आर के बीच में मेरे को कोई तो रिलेशन चाहिए। अगर वो रिलेशन मिलेगा तब तो मेरा बनेगा ना भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मेरे को रिलेशन मिलेगा तब तो बनेगा ना, तो अगर वो रिलेशन आया तो मेरा बन जाएगा। तो अब उसी चीज को अपने को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पर ध्यान दो, ये सारे एटम प्रेजेंट है देखो हर एक कॉर्नर पे। अभी यहाँ पर ए और एच को ध्यान से देखो, ये भी एक एटम है, ये दोनों का क्या हुआ? देखो ये क्या होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ क्या, ये है आपका एज लेंथ, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है वो? एज लेंथ है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका ये एज लेंथ है इतना दूर, जो कि अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ये भी तो एज लेंथ हुआ, ये किससे रिप्रेजेंट होगा? ए से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तो इसका रेडियस है यार, तो ये आर हुआ, यानी स्मॉल आर ले लो आप, मैं आपको पहले भी रीजन बता चुका क्यों। ठीक है, और ये भी एक रेडियस हो तो ये भी आर हुआ। तो एक्चुअल में ये जो ए है वो तो 2r के बराबर है, ए इज इक्वल्स टू 2r हुआ कि नहीं हुआ? r प्लस आर। तो यहाँ से तो मेरे को रिलेशन मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू 2r, ये तो बहुत ईजी है, बस इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। क्या आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी E इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, कोई भी ले सकते हो आपकी मर्जी है। आर की जगह आर ही रहने देना, तो ये आर क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 इंटू ए की जगह में मैं लिख देता हूँ 2r, तो ये हो जाएगा 2r। लेकिन ये ए नहीं है, ये ए क्यूब है, ये हो जाएगा 2r का क्यूब, 2r का क्यूब और इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा? 4 इंटू 3.14 इंटू आर का क्यूब अपॉन 3 इंटू, देखो 2r का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो 8 इंटू आर का क्यूब क्या होगा? आर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आर क्यूब कट गया, ये 4 1 जा, ये 4 2 जा, एक्चुअल में इंटू 100 भी है, ये 3 1 जा 3 1.0 अप्रोक्सीमेटली 5, 2 1 जा 2 कितना आएगा? 0.52 और 522 समथिंग कुछ, इसको इंटू 100 करोगे तो आएगा तुम्हारा 52.2%। और एग्जैक्टली अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ले लूँ तो 52 पॉइंट एग्जैक्टली याद रखनी चाहिए, बस लमसम याद करो 52% होता है करके। ठीक है, तो कितना हुआ? 52%। तो कितना है सिंपल क्यूबिक का? तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी आया 52%। और सिंपल क्यूबिक में एटम कितने होते हैं? सिंपल क्यूबिक में एटम होते हैं एक। अरे यहाँ देखना, कई लोगों का दिमाग दौड़ गया होगा अभी तक ना, कि अगर सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है और एक एटम का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 52%। तो बॉडी सेंटर में तो 2 एटम होते हैं, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका डबल, 104%। अब अगर ये कोई आंसर दिमाग में है, कसम से बता रहा हूँ मैं, बेटा तुम 10 मतलब मैं 12वीं पढ़ने के लायक ही नहीं हूँ, KG1 KG2 जाके पढ़ो। अरे भाई मैक्सिमम कितना परसेंट होता है? 100% होता है मैक्सिमम, और तुम सोच रहे हो 104% आएगा? कैसे आएगा बताओ तो 104% तो आ ही नहीं सकता, पहला चीज। दूसरा चीज, एक बात बताओ, सिंपल क्यूबिक क्या होता है? नॉर्मल तरीके से एटम प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में भी ऐसे होता है क्या? बॉडी सेंटर में ऐसा नहीं होता भैया, बॉडी सेंटर में ऐसा तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ देखो ये बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में नॉर्मल एटम प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है। तो इस एटम को छोड़ दोगे क्या? इस एटम को भी तो इंक्लूड करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? तो फिर तो अपन जो रिलेशन निकालेंगे ए और आर में, वो इसके बीच में निकालना चाहिए, बॉडी सेंटर। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इंटू जेड, यानी क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब यानी क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ ईच एटम अपॉन ए क्यूब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो गई? 3.14 इंटू आर का क्यूब होल अपॉन ये 4/3 था ना, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू ए क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पर भी देखो सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, बस ये ए क्यूब और आर क्यूब दो अलग अलग वेरिएबल है, कट तो सकते नहीं, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अब इनके बीच में रिलेशन आप निकालोगे, तो इनका बीच का रिलेशन क्या आएगा? तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? तो रिलेशन निकालने के लिए आप सबसे पहले तो ये कंसिडर करो, क्योंकि ये बॉडी है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल एक मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली पहले आप इसको निकालोगे। अगर मैं एग्जैक्टली इसी को बनाऊँ तो यहाँ पर दिया H, ये दिया A, ये दिया B, ये दिया G, ये दिया C, ये दिया E, ये दिया D और वो दिया F। F से कोई मतलब नहीं मेरे को, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है B से लेकर E तक,
ई का और बी का एटम ये एक्स आपस में कनेक्टेड है, तो इसका लेंथ निकालना है। तो इसके लेंथ निकालने के लिए पहले मेरे को ये, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज करता हूँ तो ये वाला यूज कर सकता हूँ मैं, जैसे कि आप अगर चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये वाला लिखो एच बी या बी एच, और ये यानी कि अगर मेरे को उसको निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल मेरे को यूज करना पड़ेगा। नाम क्या है इसका, ये एच हुआ, ये ई हुआ और ये बी हुआ। दिख रहा है आपको कौन सा ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एच बी तो पता नहीं मेरे को, तो पहले आप एच बी फाइंड आउट करोगे। अब एच बी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एच बी को फाइंड आउट करने के लिए यानी ये वाला, ये इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो आप। एच बी को फाइंड आउट करने के लिए आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो। ये कौन सा ट्रायंगल है, तो पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, एच ए बी, एच ए बी लिया ना मैंने, एच ए बी ये ट्रायंगल कंसीडर किया। इस ट्रायंगल मेरे को एच बी चाहिए, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, एच बी है, तो एच बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मैं एच ए ले लेता हूँ, एच ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। एच बी का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच ए का स्क्वायर क्या है, तो ये हुआ ए, साइड लेंथ ए होता है ना, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी क्या हुआ, ए बी भी तो एच लेंथ है, तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर। तो एच बी इज इक्वल्स टू क्या निकला, एच बी इज इक्वल्स टू निकला अंडर रूट टू टाइम्स ए, तो एच बी का वैल्यू निकल गया। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन मेरे को एच बी का वैल्यू चाहिए क्या, ना ना, मेरे को वैल्यू चाहिए बी ई का, ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, इस वाले की। अब इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए क्या बोला था मैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आएगा तुम्हारा ये वाला जो नीचे मैंने बनाया अलग से, देखो इसको कंपेयर कर लो, वही है। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले से कंपेयर करो जो मैंने अभी बनाया यहाँ पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है। तो ट्रायंगल आपको कंसिडर हुआ यहाँ पर, इन ट्रायंगल ई एच बी, यानी ई एच और बी, ये वाला ट्रायंगल, तो ये ई एच बी, ये वाला ट्रायंगल अपने को कंसिडर करना है। तो इस ट्रायंगल में वही सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है अपने को। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें यूज करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, वही हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है वहां पर, हाइपोटेनस है तुम्हारा ई बी, जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू क्या, ई बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ले सकते हो आप एच बी को, ये बी है ना, तो एच बी को ले सकते हो। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा, एच बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या चीज को लोगे आप, तो बेस देखो ये है बेस, ई एच या एच ई जो चाहो ले सकते हो, ई एच या एच ई। तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वाला ई एच का स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ई बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ई बी का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर। एच बी की वैल्यू क्या आई थी, तो एच बी की वैल्यू यहाँ पर निकाला दो मैं, रूट टू ए, और एच बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, टू ए स्क्वायर। तो एच बी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा है आपको, ये एच बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं। ई एच क्या, अरे ई एच एज लेंथ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी इसकी वैल्यू। ई एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ई एच की वैल्यू ए है तो ई एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, यानी ई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपको, थ्री ए स्क्वायर मिली। तो यहाँ से ई बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ई बी की वैल्यू मिल गई रूट थ्री ए। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ई बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, रूट थ्री ए, यानी ये वैल्यू जो है वो रूट थ्री ए के बराबर है। ये तो ए के टर्म्स में मिल गया। अब आर के टर्म्स में कैलकुलेट करो, तो यहाँ से स्टार्टिंग है तो ये आर हुआ एक, फिर अगेन आर, फिर यहाँ पर अगेन आर, तो टोटल कितना आ रहा है, एक दो तीन चार, यानी कि अगर मैं इसको काउंट करूँ तो वैसे तो थ्योरेटिकली यानी वी नो दैट ई बी की वैल्यू कितनी मिली, 4r। ये क्वेश्चन नंबर आप डाल दो, इसको डाल दो सेकंड और इसको डाल दो थर्ड। अब दोनों इक्वेट है, यानी दोनों ई बी का ही है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट थ्री ए इज इक्वल्स टू 4r। जिसकी वैल्यू निकालनी लिखो, आर की लिखो, ए की रखो, जिसकी रखनी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आर की वैल्यू निकाले तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट थ्री ए अपॉन 4। अब आर की वैल्यू इसको अपन इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ये वाले में दिख रहा है ये पैकिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन, तो उसी में पुट अप करेंगे। तो मैं उस वैल्यू को आगे लिख देता हूँ, क्या ही वैल्यू अपनी वैल्यू आई है 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब इंटू 100, ये पहले लिखा हुआ था। अब इसमें मैं आर की वैल्यू रूट थ्री बाई ए को सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पर, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर लिखा जाएगी
2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब की जगह आ जाएगा √3a/4 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू ये √3a/4 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा √3a का क्यूब होल, है ना। और ये 3 इंटू ए क्यूब ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, ये 4 का क्यूब और नीचे चला जाएगा, तो 4 का क्यूब आ गया इंटू 100। अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू, अब देखो √3 का क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, और ये √3 हो जाएगा, तो 3√3 आंसर आया इसका, 3√3 इंटू ए का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब तो ए क्यूब ही होगा, होल अपॉन 3 इंटू ए क्यूब, 3 इंटू ए क्यूब इंटू, अब ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। मैं इसको जानबूझ के लिखा 4 इंटू 4 क्योंकि ऊपर का 4 कट जाएगा ना, ताकि तो देखो ये 3 और ये 3 कट गया, ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा कट गया, ये 2 1 जा टी 1.57 हो गया, फिर से 2 से कर देते 2 2 जा 2 0.7 जा 14 और 8 जा 16 और ये 5, फिर 2 1 जा 2 0.392 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 100 भी है साथ में, याद रखना ना, इंटू 100 भी है, मैं साथ में हाँ लिखा हूँ, यही भूल गया था, तो इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करो और इंटू 100 कर लो, आपकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग किस चीज़ का निकालेंगे, हम लोग निकाले बॉडी सेंटर का, तो बॉडी सेंटर का अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा लम सम करके 68%, बताया 68%। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल गई, सिंपल क्यूबिक का कितना निकला था, सिंपल क्यूबिक का 52% निकला था, है ना, यानी 52% अप्रॉक्सीमेटली, और बॉडी सेंटर का अप्रॉक्सीमेटली कितना निकला 68%। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो, सिंपल क्यूबिक में एक एटम, बॉडी सेंटर में 2 एटम, इसका मतलब ये नहीं है कि एटम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज एग्जैक्ट अमाउंट में बढ़ेगा, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट भाई, ड्यू टू डिफरेंट इन अरेंजमेंट, डिफरेंस इन अरेंजमेंट या डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अलग अलग है ना। सिंपल क्यूबिक में मैं मानता हूँ एक एटम है, बॉडी में मैं मानता हूँ 2 एटम, लेकिन वो एक एटम 2 एटम एग्जैक्टली डबल में नहीं है ना, अरेंजमेंट अलग अलग है ना भाई, 2 एटम प्रेजेंट है मैं मान रहा हूँ, लेकिन अरेंजमेंट तो दोनों का अलग अलग है ना। तो वैसे में बोलोगे तो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के बाद 4 एटम है, तो फिर बॉडी सेंटर डबल हो जाएगा, तो देखो फिर बता रहा हूँ, डबल करोगे 100 से ऊपर जाएगा भैया, मैक्सिमम 100 हो सकता है, किसी भी चीज का मैक्सिमम 100 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जस्ट डबल या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो रहा, वो इसलिए लागू नहीं हो रहा क्योंकि ये जो यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, ठीक है डबल है, लेकिन इनका अरेंजमेंट तो अलग अलग तरीके से है ना, तो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट होने की वजह से, एटम के डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के होने की वजह से ही इनका रेशियो एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बनाते हैं अपन फेस सेंटर, तो अब अपन आ जाते हैं फेस सेंटर में। तो पहले तो आप फेस सेंटर के बारे में खुद से थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, पहले खुद से सोचो कि भाई फेस सेंटर में क्या होना चाहिए करके। तो अगर मैं फेस सेंटर में आपको समझाना चालू करूं, तो फेस सेंटर में पहला चीज तो ये समझ लो बेटा कि फेस सेंटर में एक एटम फेस पे प्रेजेंट होगा, जैसे बॉडी सेंटर में एक एटम बॉडी पे प्रेजेंट था, दिखे थे, दिख रहा है, बॉडी में प्रेजेंट था, और इसी का रेशियो इसी के अकॉर्डिंगली ए और आर का वैल्यू निकाले थे। तो वैसे ही फेस सेंटर में ए और आर का रिलेशन इस फेस के अकॉर्डिंगली निकालेंगे, ये काफी सिंपल है फेस सेंटर। तो ट्राइंगल कंसिडर करो, डायरेक्ट इन ट्राइंगल। अब आपको पता चल गया कि भाई ये वाले को लेना ही लेना है कंपलसरी, तो इसके लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए बी और सी वाला, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं एबीसी ही क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पर ई बी वाला क्यों नहीं लिया, अरे भाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है, तो मेरे को जो ए और आर का रिलेशन चाहिए, ए और आर के बीच में कोई रिलेशन मुझे चाहिए अगर, तो वो रिलेशन मुझे फेस एटम के होते हुए चाहिए, मतलब फेस एटम से होते हुए चाहिए, आया समझ में आपको, किससे चाहिए, फेस एटम से होते हुए चाहिए। तो बस वही चीज है, अगर फेस एटम से होते हुआ मिला, अगर फेस एटम से होते हुआ मिला अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको, तो ये हो जाएगा। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें ये करेंगे अपन कि देखो एबीसी ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो हाइपोटेनियस वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ले लो, कुछ भी ले लो, ए बी को ले लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू ऑब्वियसली ए स्क्वायर होगी, क्योंकि ए बी एक एज लेंथ है, यहाँ दिख रहा होगा क्लियरली आपको,
बी सी भी एक एज लेंथ था तो इसकी वैल्यू भी ए, तो ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, टू ए स्क्वायर मिल गई, है ना। और ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी फिर यहाँ से, ए सी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट टू ए, ए सी की वैल्यू क्या मिली अंडर रूट टू ए। लेकिन ए सी की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर आएगा, फिर एक बार और आएगा, तो सिमिलरली फिर से यहाँ पर क्या आया, वो 4r की वैल्यू है, बट वी नो दैट या फ्रॉम द डायग्राम AC की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 4r मिली, AC की वैल्यू क्या मिली, 4r मिली, क्लियर हुआ, AC की वैल्यू क्या मिली, 4r मिली, लेकिन AC की वैल्यू तो रूट टू ए निकली यहाँ से, तो फिर दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा 4r इजिकल्स टू अंडर रूट टू ए, फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, तो अंडर रूट टू ए अपॉन फोर, सॉरी अंडर रूट टू ए अपॉन फोर, ये r की वैल्यू मिल गई मेरे को, 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा ना r की वैल्यू निकालने के लिए, तो टू रूट टू ए अपॉन फोर हो गया। तो अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो अपने को पता है, क्या होता है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू 100, वैल्यू पुट अप कर दो। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो z की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फेस सेंटर के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 4/3 था तो 3 नीचे चला गया, तो 3 इंटू ए क्यूब, पाई की वैल्यू भी मैंने सब्सटीट्यूट कर दी 3.14 इंटू 100। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, रूट टू ए अपॉन फोर, तो रूट टू ए अपॉन फोर का होल क्यूब इंटू 100 होल अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब। ये सेम पैटर्न, 4 वाला क्यूब नीचे चल देगा, ऊपर का क्यूब ऊपर में रह जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3.14 इंटू रूट टू ए का होल क्यूब इंटू 100 होल अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब इंटू, देखो 4 का क्यूब है तो वो नीचे चला जाएगा, तो 4 का क्यूब। इसको अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि क्या मिला है मेरे को, मिला है 4 इंटू 3.14 इंटू रूट टू ए का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 100 होल अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। सिमिलरली वही रूट टू ए क्यूब को कैसे सॉल्व करते बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 3 बार मल्टीप्लीकेशन रहता है, तो 4 इंटू 3.14 इंटू रूट टू का होल क्यूब क्या होगा, 2 रूट टू हो जाएगा, ए क्यूब का होल क्यूब ए क्यूब इंटू 100 होल अपॉन 3 इंटू ए का क्यूब इंटू 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4, ये 2 बार 4 तो यहीं से कट गया नॉर्मली, ये 3 से 1 जा, ये 3 से 1.0, 4 12 और 6 जा, 4 से 2 जा, 2 जा 2, 0.523, ये 2 कट गया यहाँ से, और रूट टू की वैल्यू पता है क्या होती है, ये 0.523 इंटू रूट टू की वैल्यू 1.414, ये क्यूब भी कट चुका है ना, और इंटू 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वैल्यू आ जाएगी 74, यानी 74%। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज मिला 52% अप्रोक्सीमेटली, बॉडी सेंटर का कितना मिला था 68% अप्रोक्सीमेटली, और फेस सेंटर का कितना मिला 74% अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, क्या रखना है, कि जितने भी क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने टाइप्स के, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल 100% टाइटली पैक नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गैप इसमें प्रेजेंट है, और क्वेश्चन उसी गैप का पूछता है। क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आ भी चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है, उसमें क्या पूछा है पता है, उसमें इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बोलता है कि कितना परसेंटेज फ्री स्पेस यानी वॉइड प्रेजेंट है एफसीसी में, यही क्वेश्चन पूछा था, और कितना परसेंटेज वॉइड प्रेजेंट है एफसीसी में। तो अब बच्चे कंफ्यूज, अरे यार वॉइड वाला तो पढ़े नहीं है परसेंटेज, भैया पढ़े हो, आपने क्या पढ़ा है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर में 74% टाइटली पैक होता है, तो 74% पैक है, तो खाली कितना है, तो ऑब्वियसली 26%, तो वही तो आंसर है भैया, कितना खाली स्पेस प्रेजेंट होता है एफसीसी में, तो 26%। तो आपको दोनों चीजें पता चल गई, आपको एक चीज को एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से भी देखना है। अगर एक गिलास में पानी है वो आधा भरा है, तो आप सिर्फ ऐसा मत देखो कि वो आधा भरा है, आप ये भी देखो कि वो आधा खाली है, ठीक है। तो वही चीज फेस सेंटर, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि 74% भरा है, आपको ये भी देखना है कि वो 26% खाली है। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील कर लेंगे और आगे के टॉपिक्स बढ़ेंगे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, हमारे साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी डील कर सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली कॉल करिए, कंसल्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे।